आज हम लोग संबलपुर सिटी के जो कि महानगर में अब आ गया है, इसका रिवर फ्रंट है। ये जो रिवर फ्रंट दिख रहा है और ये समलेश्वरी मंदिर का ये द्वार है जो कि यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध देवी हैं, देवी मंदिर है ये, और इन्हीं के नाम पे संबलपुर पड़ा है। ये रिवर फ्रंट है, महानदी रिवर फ्रंट। अभी आप देखिएगा तो ये बन रहा है और ये रिवर फ्रंट ऐसे ही बनेगा बहुत बड़ा। और यहाँ पे पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे साथ आए हैं राजकुमार सिंह जी। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है यहाँ की? अगर पूरा उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होता है। और विधानसभा में हमने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ फिर से नवीन पटनायक की सरकार बनेगी। और लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें हैं और पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 और 12 सीटें बीजू जनता दल को मिली थी। इस बार जो मुझे लगा कि बीजेपी को लगभग 11 से 12 सीटें मिल सकती है। अभी एक चर्चा का केंद्र बना था कि बीजेडी और बीजेपी में गठबंधन होने वाला है, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो सका। इसके चाहे जो भी कारण रहे हों, बीजेडी वालों ने देखा कि बीजेपी के साथ जाने से हमारा क्रिश्चियन वोट और मुस्लिम वोट खिसक रहा है, जो आने वाला समय में भविष्य में ज़्यादा नुकसानदायक होगा। फिलहाल तो सीटें बढ़ जाती तो सीट का बंटवारा कारण हो सकता है, उसके कारण उनका गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन फ़िलहाल मुझे दिखता है कि यहाँ इस बार बीजेपी लोकसभा में आगे रहेगी। और विधानसभा की बात करें तो निश्चित तौर पे नवीन पटनायक की सरकार बनेगी, बीजेडी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो किस तरीके से वोट पाएंगे यहाँ पे? अभी शिक्षा मंत्री हैं अभी हम लोग संबलपुर में हैं, जैसा कि आपने बताया, और समलेश्वरी मंदिर के पास हैं, इस रिवर फ्रंट पे। यहाँ से इस बार लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ने वाले हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और मैं देख रहा हूँ कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो चुनाव जीत रहे हैं। पिछला बार के जो कैंडिडेट थे यहाँ से वो मात्र 7,000 के वोट मार्जिन से जीते थे बीजेडी से। इस बार क्या लगता है? देखिए, जो पिछले बार यहाँ से सांसद बने थे वो यहाँ के राज परिवार से हैं और उनकी एक अलग छवि है, एक अलग पहचान है, उनको लोग राजा जी मानते हैं। लेकिन राजा होना और सांसद होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो राजा की तरह रहते हैं, राजा की तरह चलते हैं, लेकिन अब प्रजा को सांसद चाहिए। वो लोगों से कटा रहना, मुंबई में रहना, ऐशो आराम में रहना, धरातल पर ना आना, या संबलपुर के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए, उड़ीसा के लिए कुछ विशेष न कर पाना, या हमने सुना है कि उनका आपसी विवाद अपने परिवार में भी है। तो आखिर राजाओं को जनता कब तक ढोएगी? उनकी स्थिति इस बार ख़राब थी और शायद इसीलिए भाजपा का जो ऊपर का टीम है उसने निर्णय लिया कि इस बार धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से टिकट दें। और अभी हालांकि फाइनल नहीं है, लेकिन लोग जान रहे हैं, सब निश्चित हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को ही टिकट मिलेगा और चुनाव भी जीतेंगे। वो 7,000 से जीते थे, ये 1 लाख से अधिक वोट से जीतेंगे। ये जो बीजेडी है ये विधानसभा में क्यों आ जाती है बार बार? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अब यहाँ नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और जैसे आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाल बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है, ऐसे पत्नी है उनकी, तो इनकी पत्नी नहीं है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनकी माँ नहीं है, अब इनके पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। और इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे समाज सेवा करना है, राज्य सेवा करना है। और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी सर्वे कर सकता है, इस पर रिसर्च कर सकता है, उड़ीसा की तस्वीर बदली है। इन्होंने जो काम किया उससे उड़ीसा में बहुत अच्छा कुछ हुआ, लोगों के आम जीवन में परिवर्तन आया, विकास की गंगा बही। और इनकी कई योजनाएं हैं
जिन योजनाओं का नकल केंद्र सरकार करती है, कालिया योजना यानी किसान योजना है जो किसानों को समय समय पर पैसा देते हैं, इसी का नकल केंद्र सरकार ने किया। वो किसान का जो योजना था वो पहले यहाँ लागू हुआ था? हाँ, सबसे पहले यहीं लागू हुआ था पूरे देश में। और एक आप गूगल कर सकते हैं कि पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री हैं उनमें किसका रेटिंग क्या है, तो नवीन पटनायक का रेटिंग हमेशा 1, 2 या 3 में रहता है। तो ये एक बड़ी बात है। और एक मार्के की बात बताऊं कि यहाँ पर एक पहले अधिकारी हुआ करते थे, IAS अधिकारी VK पांडियन। वो रहने वाले मूल रूप से तमिलनाडु के हैं, लेकिन कैडर मिला था उनको उड़ीसा। तो कहीं DM थे, अच्छा काम किया, ईमानदार हैं और लोगों के प्रति समर्पित रहते हैं। तो नवीन पटनायक जी ने देखा कि एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको धीरे से वो बाद में क्या किया कि सचिव बना दिया एक विभाग का। उस विभाग में भी बहुत अच्छा काम किया, तो गृह सचिव बनाया, बहुत अच्छा काम किया। तो उनको इन्होंने कहा कि आप उड़ीसा को चलाओ। और VK पांडियन एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। तो यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, थाना, पुलिस, ब्लॉक, DM ऑफिस या जितने ऑफिस हैं, उन सब में इन्होंने बहुत बड़ा सुधार कर दिया। और जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जिनका नाम भ्रष्टाचार में आ गया, कुछ प्रमाण मिले, तो उनके नौकरी को ही समाप्त कर दिया गया। अभी पूरे देश में उड़ीसा इस मामले में सबसे आगे है कि किस राज्य में सबसे अधिक अधिकारियों के, कर्मचारियों के नौकरी ख़त्म कर दिए गए, तो उसमें उड़ीसा है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए VK पांडियन ने इस तरह के कदम उठाए। और VK पांडियन प्रतिदिन 4 से 5 जिले में घूम लेते हैं। सुबह 5 बजे से निकलते हैं, 12 बजे रात को घर जाते हैं। और तमिलियन होकर वो उड़िया भाषा बोल लेते हैं। उनकी पत्नी भी उड़िया भाषा बोलती है। और एक आपको आश्चर्य लगेगा कि नवीन पटनायक जी को आज भी उड़िया भाषा नहीं बोलने आता है। अच्छा। लेकिन VK पांडियन हैं जो बहुत बढ़िया उड़िया भाषा बोलते हैं। अब उनको जिम्मा दे दिया पटनायक साहब ने, अब चूँकि बुजुर्ग हो गए हैं, कि जितना अच्छा हो सके तुम उड़ीसा के लिए करो। तो यहाँ का विकास हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार खिलाफ हो, स्वास्थ्य विभाग देखिए, तो सभी विभागों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये हर जनता बोलती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई तमिल का आके शासन कर रहा है, तो वो थोड़ा सा आउट फील करते हैं और लगता है कि VK पांडियन यहाँ से चला जाए, हमारे ऊपर शासन करता है। और VK पांडियन को लगता है कि मैं अपने देश का, एक राज्य का सेवा करता हूँ। तो कहीं VK पांडियन के नाम पर वोट बढ़े हैं और कुछ नेताओं का कहें तो उनका तो क्या लगता है VK पांडियन को उत्तराधिकारी के तौर पे भी देखा जा रहा है, तो क्या ये संभव है एक तमिलियन आकर और यहाँ उत्तराधिकारी बन जाए? नहीं, उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। वो एक ड्यूटी कर रहे हैं। वो नवीन पटनायक के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं और विकास के प्रति समर्पित व्यक्ति। जैसे एक तमिलनाडु के लीडर हैं अभी अन्नामलाई जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BJP के, वो कर्नाटका में ड्यूटी कर रहे थे, IPS थे, और मोदी जी का नज़र उन पर पड़ा और बाद में वो जुड़ गए BJP के कैडर से। उसके बाद क्यास लगाया जा रहा है कि जो बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी का अगर IAS IPS ऑफिसर हो तो वो हो सकता है कि पॉलिटिकल चीज़ों में आ सके। नहीं, VK पांडियन जी ने तो नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दिए हैं? हाँ, छोड़ दिए हैं। अच्छा। अब वो बिल्कुल पार्टी में हैं। अच्छा। और एक T5 योजना है जिसमें 5 काम होते हैं, तो उस योजना के जन्मदाता भी हैं। और T5 का बहुत ही अच्छा प्रभाव है पूरे उड़ीसा में। T5 क्या है, मतलब किस तरह का? T5 में 5 तरह की योजना है। जैसे एक योजना मैं बता रहा हूँ कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, उसके विकास के लिए भी यहाँ की सरकार पैसा देती है। तो अभी आपने जैसा देखा कि राम मंदिर बना अयोध्या में, और चाहे कोर्ट के ही डिसीजन से बना हो, लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया कि लोगों को बताया गया कि मोदी जी ने ही मंदिर को बनवाया। जबकि 1 जनवरी 2019 को मोदी जी एक इंटरव्यू दे रहे थे महिला पत्रकार से, और उसमें उन्होंने साफ हाथ खड़ा कर दिया था अध्यादेश के सवाल पर कि कोर्ट समझेगा। लेकिन जब कोर्ट फैसला दिया तो पूरे BJP के जितने गुर्गे हैं सब यही प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। अब सच्चाई यह है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ और चलता है। तो राम मंदिर के बनने के बाद से एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसकी काट आप कैसे करेंगे? अगर दूसरे पार्टी के आप हैं
तो उसका जवाब कैसे देंगे? तो T5 योजना के तहत वीके पांडियन ने इसका एक तरीका निकाल दिया कि यहाँ मंदिर को भी हम पैसा दें और मस्जिद को भी दें, गुरुद्वारे को भी दें। और कई मंदिरों का, छोटे छोटे मंदिरों का भी बहुत विकास हुआ है। मस्जिदों में भी करोड़ों रुपया दिया गया है, चर्चों में भी दिया गया है। तो इससे सभी जाति नहीं कहेंगे, सभी संप्रदाय के लोग इससे प्रभावित हुए और बीजेडी के साथ जुड़े हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस। राजकुमार जी हैं, जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो पोल का जो रिसर्च होता है, मीडिया रिसर्च वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।